हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। और आज बात कर रहे होंगे आपके आइडियोलॉजी पेपर का। ये वीडियो जो है एक रिवीजन वीडियो होगा और इसमें यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वही मैं आपके साथ कवर कर रही होंगी। इसमें सारे यूनिट जितने भी यूनिट 1 के जितने सब यूनिट हैं वो सारे सब यूनिट इसमें कवर नहीं किए गए हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कवर किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ, तो उन्हीं पे बात कर रहे होंगे हम। और जिसमें सबसे पहले तो आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो हमारा पहला आता है जिसमें इम्पॉर्टेंट होता है हमारा यूनिट 1 में, वो है सुनने का महत्व क्या है। तो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग दिया गया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब सुनने का क्या महत्व होता है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सुनना होता क्या है, मतलब आप किसे कहते हैं सुनना। तो सुनने का मतलब होता है कि बाह्य वातावरण की जो ध्वनियाँ हैं, मतलब जो भी आपके इन्वायरमेंट में जो भी साउंड हो रहा है उस साउंड को ग्रहण करना, उसका अर्थ समझना, यही सुनना होता है। अगर सिर्फ साउंड को कोई ग्रहण कर रहा है, उसका अर्थ समझ पा रहा है कि हाँ साउंड है तो वो क्या है, जैसे ड्रम बज रहा है, ढोल बज रहा है, बांसुरी बज रही है, क्या बज रहा है, उसको सुनकर मतलब उसको ग्रहण करके उसको समझ लेना ही क्या है आपका सुनना कहलाता है। और क्या इम्पोर्टेंस होता है डेली लाइफ में सुनने का, और वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सतर्कता, हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके चीज़ों को जो है वो मेंशन कर दिया है। जैसे जब आपको अगर ये जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो लॉन्ग टाइप के ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको बस हेडिंग्स याद रखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी बातें हैं कि सुनने का क्या महत्व है। आप भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें खो देगा। तो जो चीज़ें सुनने से खो देते हैं तो वही उसका सुनने का महत्व हो जाता है। ठीक है, जैसे सतर्कता, अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो वो किसी भी खतरे के प्रति खुद को सजग रख सकता है, सतर्क रख सकता है। लेकिन अगर वो नहीं सुन रहा है तो एक बड़ा खतरा जो है वो मोल ले सकता है। जैसे मान लीजिए पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है और आप चले जा रहे हैं बीच सड़क पर। अगर आप सुन रहे होंगे तो गाड़ी के हॉर्न को सुन करके आप सतर्क हो जाएंगे, बचा लेंगे खुद को। या फिर कोई जानवर ही है जिसकी दहाड़ सुनकर आप खुद को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ जाती है। तो हमारे डेली लाइफ में जो हमारा सुनना है वो हमें जो है हमें सतर्क करता है। तो ये सुनने का जो है वो पहला महत्व हो जाता है। दूसरा सामाजिक विकास होता है हमारा। जैसे हम चीज़ों को सुनते हैं तो हम दूसरे लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो सुनने के माध्यम से आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। जो बच्चा नहीं सुन पा रहा होगा वो मेरी क्लास को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो वो मेरी लिप रीडिंग को देख पाएगा। तो जो बच्चा सुन सकता है वही मेरे साथ जो है वो ये इस वीडियो के साथ जो है वो खुद को रिलेट कर पाएगा। तो ये जो सामाजिक विकास होता है बच्चे का वो सुनने के माध्यम से हम दूसरे व्यक्तियों की बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो उससे क्या होता है कि एक समाज का निर्माण हम कर सकते हैं, दोस्त यार बना सकते हैं, और जो है एक प्रॉपर तरीके से बच्चे का सामाजिक विकास हो सकता है। लेकिन ना सुनने की वजह से बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो भी प्रभावित होता है। परिचय प्रस्तुतिकरण में भी सुनने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैं जैसे ही क्लास स्टार्ट करती हूँ मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हाँ मेरा नाम क्या है और क्या चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो परिचय प्रस्तुतिकरण होता है, ये आप किसी से मिलते हैं, आप अनजान है एक दूसरे के लिए, लेकिन अपनी बातों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आप वो कुछ बोल रहा है आप सुन रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो वो सुन रहे हैं। इससे आपके बीच में आपका परिचय जो है वो आप दूसरे के साथ जो है वो कर दे पाते हो, दूसरे का परिचय प्राप्त कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें सुनने के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो सुनना हमारे परिचय प्रस्तुतिकरण में भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला आपका आता है शैक्षिक क्षेत्र। देखिए, शैक्षिक क्षेत्र में भी सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, कोई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो जो हमारा हियरिंग होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। सुनने के माध्यम से हम लगभग 50% से ज़्यादा चीज़ों को हम सिर्फ सुन करके ही चीज़ों को सीख लेते हैं। अभी आप जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, जो भी कुछ नई चीज़ें आप मेरे साथ यहाँ पे सीखोगे, वो क्या है, आप सुनने के माध्यम से ही चीज़ों को सीख रहे हो। तो जो शैक्षिक विकास होता है एक बच्चे का, तो शैक्षिक क्षेत्र में भी पढ़ाई लिखाई में भी सुनने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है आपका व्यवसायिक क्षेत्र में भी। व्यवसाय को प्राप्त करने में सुनना जो है वो 90% भूमिका निभाता है। एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को रोजगार प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो उसकी हियरिंग ही बनती है, क्योंकि बच्चा सामने वाले की बातों को सुन नहीं पाता है। तो
तो वो क्या होता है कि उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटियाँ कम हो जाती है, क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़ नहीं पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सुनते हैं तो उनके लिए व्यावसायिक क्षेत्र में भी जो है वो पर्याप्त अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं। मनोरंजन में भी सुनने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका मूड ऑफ है, आप कोई गाना सुनते हैं, कोई भजन सुन लिए, उससे आपका मूड ठीक हो गया, या फिर आप अदर कोई भी मनोरंजन होता है तो उसको करने के लिए आप जो है सुनने का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप घर पे 4 लोगों से बैठकर गप्पे मार लिए, ठीक है, 4 लोगों की बातें आप सुन लिए, तो उससे आपका मनोरंजन हो जाता है। तो मनोरंजन में भी हमारा जो सुनना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लैंग्वेज के विकास में तो सुनना जो है वो पूरी तरह से आपका 100% भूमिका निभाता है। एक बच्चे का भाषाई विकास कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा कम्युनिकेटिव है। जितना ज़्यादा वो लोग उसके आसपास बातें करेंगे, जितना ज़्यादा एक भाषाई माहौल बच्चे को मिलेगा, उतना अच्छी तरह से बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चा सुनता है तो वो अपने घर के ही आसपास के लोग, उसके समाज के लोग, उसके विद्यालय का जो समुदाय है वो जैसी बातें करता है, मतलब जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, वैसा बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। तो लैंग्वेज को सीखने में, भाषाई विकास बच्चे का करने में जो सुनना होता है, जो हियरिंग होती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरीके से लैंग्वेज के डेवलपमेंट में सुनना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसी लैंग्वेज को सुन करके बच्चा बोलना सीखता है। तो बोलने में भी और बच्चे का संप्रेषण कौशल के विकास में ही, संप्रेषण का मतलब है एक दूसरे के साथ जुड़ने में, एक दूसरे को अपनी बात रखने में, दूसरे की बात समझने में, लैंग्वेज और आपका जो संप्रेषण कौशल है, दोनों के विकास में जो है वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप दूसरे की बातों को सुनेंगे तो उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। तो संप्रेषण के विकास में भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, आत्मनिर्भर बनाने में जो है वो आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप सुन रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप जो है आपको व्यवसायिक क्षेत्र में पर्याप्त अवसर मिलेंगे, जिससे आप आत्मनिर्भर जो है वो बन पाएंगे। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं सुनने के महत्व में। मैंने ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको निकाल करके आपके लिए रखा है, जहाँ से आप जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे कि सुनने का क्या महत्व होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारा होता है ईयर के बारे में हमें जानना है, और जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो सारा हम आपके साथ यहाँ पे जो है वो कर रहे होंगे। ईयर, कान, जो कि आपका संतुलन बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो बाह्य वातावरण की ध्वनियाँ होती हैं, ऐसे बाह्य वातावरण की जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को ग्रहण करने में भी हमारी मदद करता है। मतलब सुनने में और हमारे बॉडी को जो है वो संतुलन बनाने में जो है वो दोनों में आपका कान जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कान एक श्रवण संवेदी अंग होता है, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को सुनते हैं। तो हमारे मानव में जो है वो एक जोड़ी जो है कान वो पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कितने पार्ट्स हैं। तो कान को मुख्यतः 3 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। हम अगर बात करते हैं तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, कान के कौन कौन से 3 मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो होता है वो एक्सटर्नल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर जिसे आप बाह्य कर्ण कहते हैं। उसके बाद आपका मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर, और थर्ड आपका होता है इनर ईयर। तो ये कान के 3 भाग होते हैं, जैसे आप बाह्य कर्ण, इसे हम बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, और इसे हम जो है वो अंतःकर्ण। तो ये कान के 3 मुख्य जो है आपके भाग होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो ये कान का पर्दा होता है। तो कान का पर्दा तक जो है वो आपका बाह्य कर्ण होता है। मध्य कर्ण में कुछ अस्थियाँ पाई जाती हैं, और जो अंतःकर्ण होता है उसमें कोकलिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये कुछ महत्वपूर्ण उसके भाग होते हैं। तो ये आपका कान है, जिसके कान के 3 भागों में जो है उसको डिवाइड किया गया है। कान का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं, वो आपका पिन्ना होता है। उसके बाद उसके अंदर एक पतली सी नली होती है, पिन्ना से जुड़ी हुई एक पतली नली होती है, जिसे आप ईयर कैनाल कहते हैं, या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी इसको हम कहते हैं, ईयर कैनाल भी कहा जाता है। उसके बाद आपका एक कान का पर्दा होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल होता है, जिसे हिंदी में बाह्य कर्ण नलिका कहते हैं। इसी बाह्य कर्ण नलिका के अंतिम सिरे पर जो है एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं।
ठीक है। ये आपका अगर बात करते हैं पिन्ना हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया, और जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जिसे आप ईयर ड्रम या कान का पर्दा कहते हैं वो कान के पर्दे। तो ये 3 जो होते हैं वो ईयर के आपके एक्सटर्नल ईयर के जो है वो पार्ट्स होते हैं। उसके बाद मिडिल ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल ईयर में कुछ अस्थियाँ पाई जाती हैं, जिस 3 अस्थियाँ होती हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मिस कहते हैं। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो ये आपकी कान में 3 अस्थियाँ जो हैं वो आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद कान के मध्य भाग में ये 3 अस्थियाँ होती हैं। और अगर हम बात करते हैं अंतःभाग में, तो अंतःभाग के 2 महत्वपूर्ण अंतःभाग के बहुत सारे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसमें हमें 2-3 महत्वपूर्ण भागों के बारे में जानना है, जिसमें आपका ऑर्गन ऑफ कर्टी होता है, वेस्टिबुला होता है और कोक्लिया होता है। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक करके हम कान के जितने पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले आपका कान का पिन्ना होता है। ठीक है, तो आपका पिन्ना होता है और पिन्ना आप देख सकते हैं कान का, आप इस फिगर में आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो ये कान का ये जो भाग होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। तो जहाँ से टिम्पैनिक जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जहाँ से शुरू होता है उसके पहले के जो भाग होते हैं जैसे आप टच कर सकते हैं, कान का जो बाहरी भाग होता है उसे हम पिन्ना कहते हैं। और उसके बाद ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो जाता है, उसके बाद ये कान का पर्दा हो जाता है। तो एक एक करके हम देखेंगे, जिसमें हम उसके बाद हम अगर बात करते हैं आपका मध्य भाग में, तो मध्य भाग में कुछ अस्थियाँ पाई जाती हैं जिसे हम मिस कहते हैं। ठीक है, मिस इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और ये 3 अस्थियाँ होती हैं और एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जो है ये एक विशेष प्रणाली के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से जो है वो जुड़ी होती हैं। और सबसे पहले देखते हैं मैलियस क्या है, और मतलब मैलियस अस्थि कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, वो हम चीज़ें देख रहे होंगे। तो मैलियस जो होता है ये आपकी जो हथौड़ा होता है उस हथौड़े की आकार की होती है और 8 मिलीमीटर ये लंबी और 25 से 26 ग्राम जो है इसका वजन होता है। इसमें 2 हैंडलनुमा बनावट जो है वो आपकी पाई जाती है। इसमें पहला जो हैंडल होता है वो आपका कान के पर्दे जो होते हैं उससे जुड़ा रहता है और दूसरा जो भाग होता है वो आपका स्वतंत्र रहता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो मैलियस है, मतलब जो पहली हड्डी होती है जिसे आप मैलियस कहते हैं, तो इसमें 2 हैंडल पाया जाता है। पहला आपका जो होता है वो कान के पर्दे से जुड़ा रहता है। इसका कान के पर्दे से जुड़े रहने का तात्पर्य ये होता है कि जब वाइब्रेशन होता है, जब वाइब्रेशन अंदर जाता है कान के पर्दे के माध्यम से, तो वो उसके बाद जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ी रहती हैं, तो वो वाइब्रेशन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। उसके बाद आपका होता है इनकस होता है, और इनकस जो है यह मैलियस की लंबाई और वजन के लगभग बराबर ही होता है, परंतु आकार में जो है ये निहाई के आकार होता है। निहाई होता है जैसे एक धातु का टुकड़ा होता है जिस पर रख करके जो है वो किसी भी लोहे को जो है वो पीटा जाता है, आकार दिया जाता है। तो इसमें भी 2 हैंडल और न्यूक्लियस सिरे जो है इसमें होता है। और इसमें एक सिरा तीसरी अस्थि जो होता है स्टेपिज उससे जुड़ा रहता है, मतलब इसमें एक सिरा जो होता है वो मैलियस से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा जो होता रहता है वो स्टेपिज जो होता है उससे जुड़ा रहता है। तो ये होता है, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे आपका जो इनकस होता है, जो इनकस होता है उसमें उसका एक सिरा जो रहता है वो मैलियस से जो है वो आपका जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा जो रहता है आपका वो आपकी जो तीसरी हड्डी होती है जिसे आप स्टेपिज कहते हैं, उस स्टेपिज हड्डी से जो है ये जुड़ा रहता है। और लास्ट में हम मध्य कड़ की तीसरी हड्डियों को देख रहे होंगे जिसमें स्टेपिज आपका आता है। तो ये घोड़े की खुरिया जो नाल होता है घोड़े की, उसकी आकार की होती है। और ध्यान दीजिएगा इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य कड़ में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे मिस पाया जाता है, मैलियस, इनका, स्टेपिज। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मतलब पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि वो मध्य भाग, कान के मध्य भाग में पाई जाती है। आपसे नाम पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि वो स्टेपिज होती है। ठीक है, तो यहाँ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, लंबाई चौड़ाई इन सब से क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर डीपली पूछा जा रहा है, मतलब जैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे ये चीज़ें लिखनी होती हैं। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ऐसे शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बन जाए, बट अगर बनते हैं तो भी आपको ये चीज़ें बता दी जा रही हैं, तो आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। तो पूरे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो मध्य भाग के, मतलब कान के मध्य भाग में पाई जाती है और जिसका नाम होता है स्टेपिज। तो आप लोग मुझे बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है और उसका क्या नाम होता है।
चलो उसके बाद अंतःकण होता है। अंतःकण की अगर हम बात करते हैं तो अंतःकण में कुछ महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं वो अंतःकण में भी पाए जाते हैं। अंतःकण में बहुत सारी नली युक्त जो संरचनाएं होती हैं वो आपकी पाई जाती हैं, जिसे हम लेबिरिंथ कहते हैं। तो अंतःकण जो होता है उसमें बहुत सारी पतली पतली नली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सुनने वाला अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कोकलिया कहते हैं। कोकलिया का और जो शरीर को अंगों को नियंत्रित करने वाला अंग होता है वो वेस्टिबुला होता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारे ईयर्स होते हैं वो दो तरह, मतलब हमें सुनने में भी मदद करते हैं और हमारे बॉडी का संतुलन बनाने में भी जो है वो हेल्प करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सुनने वाला अंग होता है, कान में जो सुनने वाला अंग होता है वो कौन सा होता है, तो वो कोकलिया होता है। मतलब जो हमारा पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, जो अस्थियाँ होती हैं, जो ऑस्कल्स होती हैं, वो सिर्फ जो बाह्य वातावरण में जो साउंड रहता है उसको पास करने का काम करती हैं। लेकिन जहाँ पे हम चीज़ों को सुनते हैं वो कोकलिया के माध्यम से हम चीज़ों को सुनते हैं। अगर कोकलिया खराब हो जाता है तो हम चीज़ों को बेहतर ढंग से सुन नहीं पाएंगे। तो हमारा जो सुनने वाला अंग होता है वो कौन सा होता है, तो वो कोकलिया होता है। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि अंगों को नियंत्रित करने वाला, मतलब जो शरीर का संतुलन बनाने वाला कौन सा अंग होता है, तो वो वेस्टिबुला होता है। तो इस 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सुनने वाला अंग कौन सा होता है, तो जो अंतःकण में पाए जाने वाला कोकलिया होता है, और अंगों को नियंत्रित करने वाला कौन सा होता है, तो वो वेस्टिबुला होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं तो ये जो लेबिरिंथ होते हैं, मतलब जो अस्थि लेबिरिंथ होते हैं, जो नलीयुक्त संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को हम लेबिरिंथ कहते हैं। तो इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका वेस्टिबुला होता है, कोकलिया और अर्धवृत्ताकार नली, जिसे आप सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, तो वो होता है। तो वेस्टिबुला, कोकलिया और अर्धवृत्ताकार नली, ये तीनों आपसे पूछा जाएगा कोकलिया कहाँ पाया जाता है, तो आप बताइएगा कोकलिया अंतःभाग, मतलब जो हमारा ईयर्स होते हैं, हमारे ईयर के अंतःभाग जो हमारा होता है उसी में कोकलिया, उसी में वेस्टिबुला जो है वो आपका पाया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कोकलिया ही होता है। और ये भी पूछा जाता है कोकलिया का जो है वो आकार किस टाइप का होता है, तो वो घोंघे के आकार का होता है। जैसे एक घोंघा होता है इस तरह से राउंड राउंड शेप में, इसी तरह का जो कोकलिया होता है वो आपका होता है। और इसका भाग जो है वो 3 तरह से जो है वो आपका मुड़ा रहता है। और ये क्या है, ये अस्थियों का जो है वो बना रहता है। कोकलिया जो है वो अस्थियों का बना रहता है और ये घोंघे के जो है वो आकार का होता है। सुनने वाला अंग होता है, इसमें जो है कुछ द्रव होते हैं वो आपके भरे रहते हैं। चलिए देखते हैं। कोकलिया का वह भाग जो मध्य कण के ओवल विंडो से जुड़ता है उसे हम स्कैला वेस्टिबुलाई कहते हैं, तथा कोकलिया का जो भाग राउंड विंडो से जुड़ता है उसे हम स्कैला टिम्पैनिक कहते हैं। और इन दोनों में नलिकाओं में क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है जिसे हम पेरिलिम द्रव कहते हैं। कोकलिया के ऊपरी सिरे पर जहाँ स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पैनिक जो है वो आपस में जुड़ते हैं, तो इस छोटे भाग अथवा बिंदु को हम हेलिकोट्रोमा कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि बाह्य कण, मध्य कण, और मतलब कान के जो भाग होते हैं जैसे बाह्य कण है, मध्य कण है और अंतःकण है, क्या इनके कार्य होते हैं और कैसे आप साउंड को सुनते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ हियरिंग क्या होती है, सुनने की क्या प्रक्रिया होती है, उसको यहाँ पे हम देख रहे होंगे। सबसे पहले हम कान के कार्य के बारे में बात करेंगे। तो कान की जो रचना से हम भली भात जो है वो अभी आपने पीछे ही जो है वो कान की संरचनाओं के बारे में पढ़ा कि हाँ कान के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और क्या क्या उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और जो है वो हमने देख लिया है। तो कान का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है बाह्य वातावरण की ध्वनियों को ग्रहण करना और संप्रेषण के लिए जो है वो प्रेरित करना, तथा दूसरा काम इसका होता है चेहरे की सुंदरता बनाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका अगर बात करते हैं कि वाइवा होता है, जो एग्जामिनर्स आपके बाहर से आते हैं, प्रैक्टिकल जब आपका होता है, तो ये बहुत कॉमन सी लाइन होती है जिसे वो अधिकतर बच्चों से पूछते हैं कि बताइए कान का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो कान का जो प्राथमिक कार्य होता है वो यही होता है कि जो सुनना होता है वो उसका प्राथमिक कार्य होता है। आप 2 बातों को ऐड कर सकते हैं, सुनना भी और शरीर का संतुलन बनाना भी। वहीं उसके सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं तो वो चेहरे को एक आकार देता है, एक सुंदरता जो है वो चेहरे को प्रदान करता है।
अब हम बाह्य कर्ण के कुछ कार्य के बारे में देख रहे होंगे कि बाह्य कर्ण जो होता है, बाह्य कर्ण में मैंने आपको बताया कि 3 मुख्य भाग उसके होते हैं। पहला पिन्ना होता है और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है और तीसरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जिसे आप ईयर ड्रम भी कहते हैं। तो क्या कार्य होते हैं इन तीनों के, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। जो बाह्य कर्ण का भाग होता है, जैसे आप पिन्ना कहते हैं, और पिन्ना के भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे हेलिक्स होता है, लोबूल होता है। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो आपको, अगर हम बात करते हैं तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो बाह्य वातावरण की ध्वनियाँ होती हैं उनको ये ग्रहण करने का काम करते हैं और हमारी जो कर्ण नलिका होती है उसमें ये भेजने का काम करते हैं। तो पिन्ना अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जो भी बाह्य वातावरण की ध्वनियाँ होती हैं, जो भी इन्वायरमेंट में ध्वनियाँ हैं उनको ग्रहण करता है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जैसे आप ईयर कैनाल या बाह्य कर्ण नलिका कहते हैं, जो एक नली होती है जो कि पिन्ना से ही जुड़ी रहती है, तो उसमें ये भेजने का काम करते हैं। पिन्ना का उपभाग जो है वो आभूषण पहनने के लिए जो है वो स्थान देता है तथा चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है। तो ये बात कर रहा है पिन्ना के सबसे नीचे की भाग के। ये जो आपका पिन्ना का सबसे नीचा भाग होता है, जैसे आप लोबूल कहते हैं, ठीक है, ये आपका लोबूल होता है। पिन्ना के बहुत सारे सब पार्ट्स भी होते हैं, तो जिसमें आपको याद रखना है कि जहाँ पे महिलाएं बाली पहनती हैं वो लोबूल होता है आपका, उसको लोबूल कहा जाता है। बहुत मुलायम सा पार्ट्स होता है और ये सुंदरता बढ़ाने का जो है वो काम आपका करता है। और इसके अलावा ध्वनि किस दिशा से आ रही है, और जो हमारा पिन्ना होता है वो हमें ये भी बताता है कि जो साउंड है वो किस दिशा से आ रही है, मतलब जो साउंड है उसका डायरेक्शन क्या है, ये जानने में भी हमारा जो पिन्ना होता है वही काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, पिन्ना का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो सबसे पहला कार्य तो इसका यही होता है कि बाह्य वातावरण की ध्वनियों को ग्रहण करता है और वो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पहुँचा देता है। लेकिन इसका जो, अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं पिन्ना के, तो चेहरे की सुंदरता बढ़ाना, मतलब जैसे महिलाएं बाली पहनती हैं या फिर अदर आभूषण धारण करती हैं, तो उसको धारण करने में मदद करता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, और किस दिशा से जो साउंड है वो आ रहा है उसकी भी जानकारी वो जो है वो हमें पिन्ना के माध्यम से मिलती है। एक हम बात करते हैं एंटीना की तरह जो है वो आपका पिन्ना जो होता है वो आपका काम करता है, जो सिग्नल को ग्रहण करता है। जो बाह्य कर्ण होता है, मतलब जो बाह्य कर्ण आपका होता है जिसे आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, वो यस शेप का होता है। इस तरह से एक यस शेप का जो है वो आपका होता है। आपसे कई बार पूछा गया है कि जो पिन्ना, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है वो उसका शेप कैसा होता है, तो उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से आपका यस शेप जो होती है वो उसका होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है कि जो आकार में हो, ये बाहरी तत्वों से प्रत्यक्ष चोट, दुर्घटना, कर्णनलिका को सूखने से बचाना और कान में नमी बनाए रखने का जो है वो काम करता है। तो जो हमारा बाह्य कर्ण, मतलब जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो, इसमें कुछ रोम युक्त संरचनाएं पाई जाती है, मतलब इसमें कुछ बाल पाए जाता है, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिसे हम रोम कोशिकाएं कहते हैं। तो रोम कोशिकाएं क्या करती हैं कि हमारे कान को जो है वो किसी, मान लीजिए कोई धूल के कण है या कोई भी अनावश्यक ऐसा कोई भी चीज़ है, उसको कान के पर्दे के माध्यम से अंदर जाने से, मतलब कान में अंदर जाने से जो है वो रोकने का काम करती हैं। और एक जो है वो पतला, अगर हम बात करते हैं तो एक गाढ़ा द्रव भी जो है वो कान के पर्दे से रिलीज होता रहता है, जो कि हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सूखने से बचाती हैं। और यहीं पे जो है वो जो खूट होता है, जो बैक्स होता है, उस बैक्स का उत्पादन होता है, मतलब ये जो धूल के कण अंदर जाते हैं, ये रोम कोशिकाएं जिसपे एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, तो वो उसको क्या करता है कि वही धूल की कणों को चिपका लेता है और बाद में वही बैक्स बन करके हमारे कान से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो हानिकारक जो तत्व होते हैं उनको अंदर जाने से रोकने का भी कार्य करता है जो हमारा पिन्ना होता है, जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है। और बाह्य कर्ण नलिका जो है पिन्ना एवं कान के पर्दे के बीच में ध्वनि नलिका की जो भांति है वो जो है आपकी कार्य करती हैं। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि जो रोम कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, इसी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो रोम कोशिकाएं होती हैं, जो बाल होते हैं छोटे छोटे, वो पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये जो आपका कान का पर्दा होता है, कान का पर्दा एक द्रव
रिलीज करता है, जो कि रोम कोशिकाओं पर जाकर के वो चिपक जाते हैं और जो भी धूल के कण रहते हैं इनको चिपकाने का काम करते हैं और बाद में यही धूल के कण बैग्स के माध्यम से हम कान से बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारा कान जो है वो सुरक्षित बना रहता है। अब बात करते हैं तो मध्य कण की। मध्य कण क्या करता है, मध्य कण का क्या काम होता है, उसके बारे में बात करें हैं तो मध्य कण का उपभोग जो है पार्स्टेंसा कान के पर्दे की सक्रियता को सदैव जो है वो बनाए रखता है या धीमी तथा मध्य आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, मतलब जो साउंड होता है उसको ग्रहण करता है। मध्य कण बाह्य एवं अंतः कण के बीच की जो है वो कड़ी का काम करता है। जो मध्य कण होता है, जो हमारा बाह्य कण होता है, जो हमारा अंतः कण होता है, उसके बीच में पाया जाता है। तो इन दोनों को जोड़े रखने का काम, बाह्य कण और मध्य दोनों को जोड़े रखने का जो काम करता है वो हमारा मतलब हमारा जो बाह्य कण होता है, जो हमारा अंतः कण होता है, अंतः कण और बाह्य कण दोनों को जोड़े रखने का जो काम करता है वो हमारा कौन सा करता है, तो वो हमारा मध्य कण करता है। और यह हवा के माध्यम से द्रव में ध्वनि को जो है वो रूपांतरित करता है। मध्य कण द्वारा रूपांतरित ध्वनि में लगभग 25 से 80 डेसिबल की ध्वनि में जो है वो वृद्धि करता है और अंतः कण को तेज ध्वनि अथवा अन्य प्रभाव से जो है वो बचाता है। इसमें इन 3 अस्थियों तथा 2 मांसपेशियों से जो है वो आपका मिलकर के ये आपका बना रहता है। आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि जो स्टेशनर ट्यूब होती है वो कान के किस भाग में पाई जाती है, तो वो आपके कान के मध्य भाग में जो है वो आपकी स्टेशनर ट्यूब जो होती है वो कान के मध्य भाग में ही पाई जाती है, जिसे बोराटो स्टैचिन के नाम पे जो है इसका नाम स्टेशनर ट्यूब रखा गया है। और जो है अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, वायु के दबाव को बनाए रखने का आपका काम करती है। तो मध्य कण की जो स्टेशनर ट्यूब होती है, आपसे पूछा जाएगा कि स्टेशनर ट्यूब कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि हमारे मध्य भाग में पाई जाती हैं। दूसरा सवाल कि ये काम क्या करता है, तो इसका काम होता है कि मध्य कण में जो होने वाले वायु के दबाव रहते हैं, इन वायु के दबाव को जो एयर प्रेशर होता है उस एयर प्रेशर को मेंटेन रखने का जो काम करता है वो आपका कौन सा करता है, वो स्टेशनर ट्यूब करता है और कान के पर्दे को अधिक कंपन करने से बचाता है। और यह मध्य कण तथा नासोफेरिंक्स जो हमारी नासिका गुहा होती है इसको जो है वो जोड़ता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं मध्य कण की जो अस्थियां पाई जाती हैं, अस्थियों का काम होता है कि जो भी वाइब्रेशन होता है, जैसे जो बाह्य वातावरण से जो भी वाइब्रेशन कान के पर्दे पर पड़ रहा है उसको अस्थियों के माध्यम से उसको इनर ईयर में भेजना, अंतः भाग में भेजना, ये आपके मध्य भाग का काम होता है। अब यहाँ पे हम अंतः भाग देख रहे होंगे और अंतः भाग के क्या काम होते हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अंतः कण जो है वो मध्य कण से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है वो आपका बदलता है। तो जो आपका अंतः कण होता है, जो भी आपके मध्य भाग में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको ये रासायनिक ऊर्जा में बदलने का आपका काम करता है। वेस्टिबुला और अर्धवृत्ताकार नली जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और जो वेस्टिबुला होता है वो शरीर के संतुलन को बनाए रखने का जो है वो आपका काम करती है। और कोकलिया जो है वो ध्वनि की आवृत्ति एवं ध्वनि की तीव्रता का जो है वो विश्लेषण करती है। सुनने का अंग आपका होता है आर्गन कोर्टी, ये रोम कोशिकाओं में पाए जाने वाले सिलिया के आपसी टकराव द्वारा गत करके वैद्युत तरंग जो होती हैं उनका जो है ये निर्माण करती है। अब यहाँ से हम देख रहे होंगे कि सुनना जो है वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, कैसे किन किन माध्यमों से होकर के जो है वो हम चीज़ों को सुन पाते हैं। तो आप याद में रखिएगा, शॉर्ट में याद रखिएगा, आप टेक्स्टरोब इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके माध्यम से आपको चीज़ों को याद करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है कि कर्णपल्लव, जिसे आप पिन्ना कहते हैं, हिंदी में कर्णपल्लव भी कहते हैं और इंग्लिश में जो पिन्ना है वो इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में कर्णपल्लव कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जो पिन्ना होता है वो बाह्य वातावरण की ध्वनियों को ग्रहण करके बाह्य कर्णनलिका में जो है वो भेज देता है। मतलब बाह्य कर्णनलिका का मतलब है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है उसमें जो है वो भेज देता है। ये जो आवाज़ होती है कान के पर्दे, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम हम कहते हैं, इस पर पड़ती है। सबसे पहले कान की पिन्ना पर जाती है, पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, फिर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उस पर जाता है, फिर कान की अस्थियों से जो है ये टकराता है और यह फेनेस्ट्रा ओबेलिस जो है उसके बाद फेनेस्ट्रा ओबेलिस में पहुंचता है। स्केला वेस्टिबुलाई में कंपन होने लगता है। जो स्केला वेस्टिबुलाई होता है अस्थियों के माध्यम
माध्यम से ये आपका कहाँ फेनेस्ट्रा ओबेलिस में जाता है। फेनेस्ट्रा ओबेलिस के माध्यम से यही कंपन आपका स्टेला वेस्टिबुलाई में जाता है और इस कंपन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ध्वनि होती है वो कर्ण के अंतभाग के जो रीनस झिल्ली होती है इसमें पहुंच जाता है और पुनः यही ध्वनि जो आपकी होती है वो टेक्टोरियल झिल्ली में जो है वो पहुंचती है और वहाँ पे फिर हलचल होती है और यह झिल्ली जो होती है वो हलचल के व्यवस्थित करती है, उसका समायोजित करती है और ध्वनि को आगे की तरफ जो है वो भेजती है। इसके बाद जो ध्वनि होती है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे पड़ती है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे पड़ने के बाद ये ऑडिटरी नर्व जो तंत्रिका तंत्र होती है हमारे मस्तिष्क में उसमें जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब जो होता है, मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब जो होता है उसमें ये भेज दिया जाता है और इसके माध्यम से जो ध्वनियाँ होती है उसको हम सुन पाते हैं। तो ये पूरा इसका सीक्वेंस होता है कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से ध्वनि जो है वो आगे बढ़ती है। सबसे पहले आपका कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले ये पिन्ना पर जाता है। उसके बाद पिन्ना के बाद जो आपकी अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो कि मतलब यस आकार की होती है उस पर जाता है। उसके बाद ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाएगा, फिर अस्थियाँ जो होंगी उस पर जाएगा। उसके बाद फेनेस्ट्रा ओबेलिस पे जाएगा, फिर इस फेनेस्ट्रा ओबेलिस से स्केला वेस्टिबुलाई पर जाता है। फिर ये अंतःकर्ण में जो रीनस मेम्ब्रेन्स होती हैं उस पर जाता है। उसके बाद रीनस मेम्ब्रेन से ये पुनः व्यवस्थित होकर के टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर पड़ती हैं, वो इसको समायोजित करता है, हलचल उत्पन्न करता है। उसके बाद आगे व्यवस्थित कर दे के इसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में भेज देता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से ये ऑडिटरी नर्व में चला जाता है। ऑडिटरी नर्व से ये सीधे ब्रेन पर पहुंचता है और जो भी साउंड रहता है उसको हम सुन पाते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस ऑफ हियरिंग होता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो कि है श्रवण बाधिता के बारे में जानना है और यूनिट 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मतलब वो सब इसमें कवर किए गए हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जैसे हर एक यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने के बाद मैं आपको यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो साथ साथ कराते चलूँगी। देखिए ये 2 पेपर आपके ऐसे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके और समझ करके चीज़ों को करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फैक्ट की चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़्यादा हैं। तो इन 2 टॉपिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर भी, ऑब्जेक्टिव भी और लॉन्ग टाइप की भी, वो सब जो है जैसे एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो ये एक यूनिट के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो उसकी सीरीज़ मैं आपको जो है वो कंटिन्यू करवा दूँगी। तो अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम करवा दीजिए। और जो है आपके बहुत जल्द जो है वो स्पीच का भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ऐसे ही स्पीच के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे मैं आपके साथ करवा दूँगी। तो समझेंगे क्या होता है श्रवण बाधिता, क्या होता है। तो बहुत इजी भाषा में ये इस बुक में दिया गया है। तो इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे तो मैंने पीडीएफ भेज रखा है हर सब्जेक्ट के, फिर भी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। बदले में आप एक ही काम कर सकते हैं मेरे लिए कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है वो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो जब कोई व्यक्ति जो है वो एक सामान्य वातावरण में जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति सुन सकता है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाह्य वातावरण की ध्वनियों को सुन नहीं पाता है या सुनने में असमर्थ होता है, आपसी बातचीत को सुनने में नहीं सक्षम नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, श्रवण बाधित है। श्रवण का मतलब ही होता है सुनना। तो जब कोई व्यक्ति सुनने में असमर्थ हो तो उसे हम श्रवण बाधित कहते हैं। तो उस व्यक्ति को जो है वो श्रवण दोष वाला व्यक्ति कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रवण दोष वाला है, मतलब ना ही सुन पाने वाला व्यक्ति है, तो ये श्रवण बाधित है। श्रवण दोष किसी भी उम्र में हो सकता है। व्यक्ति की सुनने की क्षमता या स्तर के अनुसार जो है अलग अलग विद्वान जो है इसका अलग अलग राय जो है वो आपकी देते हैं। अब इसकी हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होंगी बस उन्हीं पे बात किया जाएगा। तो आपकी कुछ परिभाषाएं हैं उसको देखते हैं। बधिरता की परिभाषा जो है वो आइडिया के अनुसार दिया गया था। आइडिया आपका एक एक्ट था, उसमें इसकी परिभाषा दी गई थी कि बधिर व्यक्ति हम उसे कहते हैं जिसकी श्रवण संवेदना गंभीर रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सुनने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो या गंभीर रूप से वो प्रभावित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम श्रवण बाधित कहते हैं। और श्रवण यंत्र की सहायता से और श्रवण यंत्र के बिना जो है ये भाषाई सूचना को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि बिना किसी मशीन के माध्यम से सुन पाने में सक्षम ना हो तो उन्हें हम श्रवण बाधित कहते हैं।
एक बात का मेरे ध्यान रखिएगा, जब भी आप जैसे आपको अगर पूछा जा रहा है कि श्रवणबाधिता क्या है, परिभाषा दीजिए, वैसे पूछा ज़रूर जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन बनते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप परिभाषा लिख रहे हैं और उसमें किसी के अनुसार लिख रहे हैं, तो जैसी परिभाषा कही गई है आप सेम वैसे ही चीज़ों को जो है वो लिखिएगा। मतलब आपको परिभाषा नहीं याद है, मतलब ये नहीं पता है कि हाँ किसने कहा है, तो आप अपने मन से कोई भी नाम जो है वो मत डालिएगा, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करते हैं वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो बहुत बेहतरीन जानते हैं कि किस चीज़ में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, तो वो जानते हैं। इसीलिए बहकाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करिएगा। आपको पता है कि आइडिया के अनुसार परिभाषा क्या है, तभी आप जो है वो आइडिया डाल करके फिर परिभाषा लिखिएगा। अगर आपको याद नहीं है कि हाँ किसके द्वारा क्या कहा गया है, तो आप नॉर्मल बिना कुछ डाले कि हाँ इनके अनुसार आप नॉर्मल परिभाषा लिख के चले आइएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने की बातें हैं जिससे आपका नंबर जो है वो कटने से बच जाएगा। तो आइडिया के अनुसार यही कहा गया था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो और इतनी प्रभावित हो कि बिना किसी हियरिंग एड के सहायता से वो चीज़ों को समझ ना पाए, तो वो श्रवण बाधित हो जाएगा। दूसरा आपका आरसीआई के अनुसार दिया गया था। आरसीआई जिसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं, तो इनके अनुसार परिभाषा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें कहा गया था जब बधिरता 70 डेसिबल हो तो उसे व्यावसायिक और 55 डेसिबल हो तो उसे शिक्षा का प्रयोग करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि मतलब बधिरता जो है वो मतलब कोई व्यक्ति अगर 70 डेसिबल पर चीज़ों को सुन रहा है तो वो बधिरता की श्रेणी में जाता है। इनका कहना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 55 डेसिबल तक की चीज़ों को सुन रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो हियरिंग लॉस का लेवल है वो बहुत कम है। मतलब कि बच्चा जो है वो चीज़ों को सुन पा रहा है, थोड़ा बहुत सुन पा रहा है। तो अगर उसका बधिरता का स्तर 55 डेसिबल है तो मतलब उसको एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, तो आप उसको पढ़ाइए। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बधिरता जो है वो मतलब 70 डेसिबल पर चीज़ों को सुन रहा है, तो फिर आप उसको कोई व्यवसाय सिखा दीजिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाएगा। तो ये आपका भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार कहा गया था। उसके बाद विकलांगजन अधिनियम 1995 में जो आपका आया था, जिसे आप पीडब्ल्यूडी कहते हैं, इनके अनुसार परिभाषा दी गई थी कि कोई व्यक्ति 60 डेसिबल या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को सुनता है तो वो आपका श्रवण बाधित कहा जाएगा। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी 2016 में जो आया था, आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार ये परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 70 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि को सुनेगा तो श्रवण बाधित होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान देना है। पहली बात तो आपको भारतीय पुनर्वास परिषद का जो कहा गया है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि भारतीय पुनर्वास परिषद में 70 डेसिबल पर व्यवसायिक की बात की गई है और 55 डेसिबल पर एजुकेशन की बात की गई है। वहीं विकलांगजन अधिनियम 1995 की बात करते हैं तो उसमें 60 डेसिबल और आरपीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, आरपीडब्ल्यूडी है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इसमें कहा गया था 70 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि पर सुनने की क्षमता। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70 डेसिबल या उससे मतलब 70 डेसिबल या उससे अधिक पर सुनने वाले बच्चे श्रवण बाधित कहे जाएंगे, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के द्वारा कहा गया है। उसके बाद बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं जो कि हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसका वर्गीकरण हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जस्ट एक मिनट। अब यहाँ पे कुछ आपको जो वर्गीकरण किया गया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन वर्गीकरण को जो है वो हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उम्र के आधार पर, दूसरा क्षतिग्रस्त के आधार पर और श्रवण कोड के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और अगर वहीं बात करते हैं पांचवा आपका कारण के आधार पर। तो ये 5 भागों में जो है उसको डिवाइड करके हम पढ़ते हैं श्रवण बाधिता को। तो पहला है उम्र के आधार पर। तो उम्र के आधार पर इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको कुछ 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जन्मजात श्रवण दोष। तो जन्मजात श्रवण दोष का मतलब होता है कि ऐसे श्रवण दोष जो गर्भ से ही बच्चे को परेशान कर रहे हों या जन्म के समय जो है वो किसी कारण से कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वो जन्मजात श्रवण दोष होता है। ग्रहित का मतलब होता है बच्चे को एक्वायर किया हो, तो एक्वायर तो वो जन्म के बाद ही करेगा। तो जन्म के बाद किसी कारणवश अगर उसको श्रवण दोष हो जाता है तो वह आपका क्या कहलाता है,
आपका कहलाता है आपका एक्वायर्ड श्रवण दोष। अगला आपका होता है तीसरा आपका है पूर्व भाषा श्रवण दोष और पश्च भाषा श्रवण दोष। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं किसी बुक में ग्रहित श्रवण दोष के अंतर्गत ही पूर्व भाषा और पश्च भाषा जो है वो आपका दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जब ग्रहित श्रवण दोष होता है तो उसमें कहीं कहीं आपको जो है पूर्व भाषा और पश्च भाषा श्रवण दोष किसी बुक में दिया गया है। तो आप जो है इसको ऐसे ही पढ़िएगा कि जो उम्र के आधार पर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जन्मजात है, दूसरा ग्रहित है, तीसरा पश्च भाषा है, चौथा पूर्व भाषा है। तो पूर्व भाषा क्या होती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भाषा पूर्व। ठीक है, आप ऐसे पढ़िए, पूर्व भाषा मतलब भाषा के पूर्व। तो किसी बच्चे का अगर लैंग्वेज का डेवलपमेंट मतलब उसका नहीं हुआ है, उसके पहले ही उसमें श्रवण दोष हो जा रहा है। जैसे छोटा बच्चा है और मान लीजिए 2 साल का बच्चा है और किसी वजह से उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी और वो श्रवण बाधित हो जा रहा है, तो वो पूर्व भाषा श्रवण दोष हो जाएगा। और वहीं पे पश्च भाषा श्रवण दोष की बात करते हैं तो इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं कि भाषा का विकास हो जाता है उसके बाद, जैसे कोई 18 साल का है तो 18 साल की उम्र तक के लगभग बच्चों का भाषाई विकास पूर्ण हो चुका होता है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 18-19 के बाद किसी कारण वजह से मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि सुन लें, कान का पर्दा फट गया या किसी प्रकार का कोई मवाद हो गया, कान में घाव हो गया जिसकी वजह से आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को श्रवण दोष होता है तो वो आपका पश्च भाषा श्रवण दोष होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे पूछा गया है कि पूर्व भाषा श्रवण दोष क्या है, पश्च भाषा श्रवण दोष क्या है। बहुत ईजी है समझना, बस ज़रूरत है कि आप चीज़ों को रिवीजन करें। जब आप इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे तो अब वो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक बार पढ़कर आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, आपको 2 बार 3 बार 4 बार इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को चीज़ें याद हो गई हैं क्योंकि हम लगातार जो है उसका रिवीजन होता है। आपको पढ़ाने के माध्यम से, गूगल मीट पर क्लास लेने के माध्यम से, चीज़ों को पढ़ने के माध्यम से ये चीज़ें रिवीजन होती रहती हैं। तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। किसी भी टीचर को जब वो बार बार 2-3 साल से उसी फील्ड में काम कर रहा है तो उसको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ऐसे आपको भी करना है कि अभी आपके पास 2 साल जो भी है, और आगे भी ऐसा नहीं है कि डीएड करके आप डायरेक्ट मास्टर हो जाओगे। अभी सफ़र बहुत आगे है और पता नहीं कितनी सारी चुनौतियां हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी अभी आपको मिल रहा है उसको अभी को जो अभी आपका सामने है उस पर फोकस करके आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन के माध्यम से जो है वो तैयार कर लीजिए। अगर अब की बार फिर से आपका बैक लगता है, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर दोबारा से आपका बैक लगता है, आपका सप्लीमेंट्री आता है, तो ध्यान दीजिएगा पूरे 1 साल आप पीछे हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पीछे ना हो, तो अगर आपका इस पेपर में बैक लगा है तो कोशिश करके अच्छे से जो है इन सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन ये तब याद होंगी जब आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार पढ़ करके आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। हम ही लोग एक बार पढ़ कर चीज़ों को नहीं समझ में आता है कोई चीज़, तो उसको दोबारा से पढ़ा जाता है, बार बार उन चीज़ों को रिवीजन किया जाता है, तब वो चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा करिएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जैसे कोई भी टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है कि 25 टॉपिक दिया गया है तो आपको 25 नहीं समझ में आएगा। कुछ तो समझ में आएगा उसमें। जो टॉपिक आप समझ गए हैं उस पर थोड़ा कम टाइम, जो नहीं समझ पा रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम। इस तरीके से आप डिवाइड करके चीज़ों को अगर करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम क्षतिग्रस्तता के आधार पर बात करते हैं कि क्षतिग्रस्तता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हम कुल मिला करके अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो डिवाइडेशन किया गया है वो अस्थिचालकता श्रवण दोष किया गया है, जिसे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कान के बाएं और मध्य अथवा दोनों भाग में संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है कि उसकी बनावट में कोई प्रॉब्लम हो, और कार्यात्मक का मतलब होता है कि जो उसके काम हो। जैसे बाह्य कर्ण में आपका एक्सटर्नल रेटी कैनाल है, पिन्ना है, अस्थियां हैं, इनका काम क्या होता है, साउंड को पास करना, मतलब वाइब्रेशन को पास करना। लेकिन अगर ये अपना काम नहीं कर पा रही हैं ठीक ढंग से, इसकी वजह से अगर कोई भी त्रुटि हो जाता है, कोई विकार हो जाता है, तो उसे हम अस्थिचालकता जो है वो श्रवण दोष कहते हैं। उसके बाद आपका संवेदीय श्रवण दोष होता है। संवेदीय श्रवण दोष जो होता है वो कान के विशेषकर अंतःभाग में उसकी बनावट और उसका कार्यात्मक रूप से विकार होने से संवेदीय जो श्रवण दोष होता है वो आपका होता है। अगर हम बात करते हैं ऑडियोमेट्री परीक्षण के आधार पर, तो इसमें AC और BC अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही आपके असामान्य होते हैं, और कान तथा दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो 10 डेसिबल या उससे जो है वो आपका कम होता है। वहीं पे मिश्रित श्रवण दोष की बात करते हैं तो
कान के बाह्य, मध्य एवं अंतःकरण में बनावट और कार्य में विसंगति के कारण जो होने वाला श्रवण दोष होता है वो मिश्रित प्रकार का श्रवण दोष होता है। मतलब अगर बाह्य, मध्य और अंतः में से तीनों ही भाग किसी कारण जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार पाया जा रहा है, तो मिश्रित प्रकार का श्रवण दोष होता है। और आइडियोमेट्रिक परीक्षण के आधार पर इसमें जो वायु चालकता तथा अस्त चालकता होती है दोनों ही आपकी असामान्य होती है और दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो 15 डेसिबल या उससे अधिक होता है। वहीं पे आपका इसमें चौथा डिवाइडेशन जो है वो केंद्रीय श्रवण दोष होता है, जो अंतःकरण से जो ब्रेन स्टेम द्वारा मस्तिष्क के अंदर तक सुनने के मार्ग में होने वाली क्षति जो होती है वो आपकी कहलाती है केंद्रीय श्रवण दोष। मतलब जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो उसके माध्यम से संकेतों को मस्तिष्क तक पहुँचने में जो है आपकी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के श्रवण दोष को हम केंद्रीय श्रवण दोष कहते हैं। बालक का आवाज़ जो है उसको सुन सकता है परंतु समझने के लिए वो पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि कोकलिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यहाँ तक तो आवाज़ जाती है, तो कोकलिया के माध्यम से, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के माध्यम से बच्चा चीज़ों को सुन पाता है, लेकिन उसका ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं करता है उस साउंड के प्रति, जिससे वो क्या करता है चीज़ों को समझ नहीं पाता है। और इस प्रकार का दोष अधिगम, अक्षम अथवा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में जो है वो अधिक होता है। कार्यात्मक श्रवण दोष होता है, यह एक ऐसा दोष है जिसमें कान का कोई भी भाग ना तो क्षतिग्रस्त होता है और ना ही उसकी बनावट में कोई असमानता होती है, इसीलिए इसे हम गैर कायिक श्रवण दोष भी जो है वो कहते हैं। इस प्रकार के श्रवण दोष जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रसित होने के कारण आवाज़ को सही रूप से वो नहीं सुन पाता है। तो जो आपका कार्यात्मक श्रवण दोष होता है इसमें फंक्शनल रूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही अगर हम बात करते हैं तो ना तो उससे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे के कान के, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक विकार की वजह से बच्चे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को नहीं सुन पा रहा है और नहीं समझ पा रहा है। इसमें जो सुनने की क्षमता होती है वो बच्चे की मतलब बहुत कम मात्रा में प्रभावित होती है, लेकिन बच्चों को लगता है कि उसकी जो प्रकृति है वो उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। उसके बाद श्रवण कोड के आधार पर बांटा गया है। श्रवण कोड के आधार पर ये बहुत सारे मतलब अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया गया है, अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है और जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आपका WHO के अनुसार पूछा जाता है और इसी के अनुसार जो है वो माना जाता है। तो आप इसको जो है वो याद रखेंगे। 0 से 25, अगर कोई व्यक्ति 0 से 25 डेसिबल सुन रहा है तो उसका जनरल हेयरिंग लॉस होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई हेयरिंग लॉस नहीं होता है। वहीं अगर 26 से 40 डेसिबल सुन रहा है तो उसमें माइल्ड लेवल का हेयरिंग लॉस होता है। 41 से 55 डेसिबल है तो मॉडरेट लेवल का, 56 से 70 है तो सीवियर है और 71 से 90 है तो वो प्रोफाउंड लेवल हो जाएगा। और वहीं 91 dB उससे ज़्यादा होता है तो वो आपका जो प्रोफाउंड डेफ वाली कैटेगरी होती है वो आपकी हो जाती है, जिसे आप हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, तो उस कैटेगरी में बच्चा चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है अभी तक आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ रखा होगा, बस आप एक रिवीजन के थ्रू जो है रिवीजन के लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। वहीं पे इसकी प्रकृति के आधार पर बात करते हैं तो प्रकृति के आधार पर भी इसको बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मंद गति से होने वाला श्रवण दोष, मतलब एक ऐसा श्रवण दोष जो धीरे धीरे बच्चों को प्रभावित कर रहा हो। एक ऐसा श्रवण दोष जो अचानक से बच्चों को प्रभावित कर, जैसे बच्चा कल तक सुन रहा हो और परसों वो कहीं गया और उसके कोई बम कहीं पर गिरा, उसका कान बहुत ज़्यादा लाउड की ध्वनियों को सुना और कान का पर्दा खराब हो गया। तो इस तरह के श्रवण दोष को हम अचानक होने वाला श्रवण दोष कहते हैं। कारण के आधार पर भी बहुत सारे प्रकार इसके हैं। जैसे आपका अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सोजोनस आपका होता है। एक्सोजोनस क्या होता है कि ये बाह्य कारक, विशेष रूप से रसायन या ऑटोटॉक्सिक जो दवा होती है, ऊंची आवाज़ हो गया, शोरगुल हो गया, वातावरणीय कारक हो गए, इन सब के द्वारा जो श्रवण दोष होता है उसे हम कहते हैं एक्सोजेनस श्रवण दोष। वहीं पे एंडोजेनस श्रवण दोष की बात करते हैं तो शरीर में उपस्थित जो ग्रंथि एवं उससे उत्सर्जित होने वाले हार्मोन की असमानता तथा आनुवांशिक एवं गुणसूत्री विकार के कारण जो है आपका एंडोजेनस जो आपका जो अगर हम बात करते हैं हेयरिंग लॉस जो होता है वो आपका होता है। नेक्स्ट आपका होता है आइडियोपैडिक। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो कारक होते हैं वो वातावरणीय और जैविक होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी श्रवण दोष होते हैं जिनके कारणों का हमें पता नहीं रहता है। तो ऐसे ही श्रवण दोष को जो अज्ञात होते हैं, मतलब कारण नहीं पता है किस कारण से श्रवण दोष हो गया है, लेकिन बच्चा श्रवण दोष से ग्रसित है, तो उसे हम आइडियोपैथिक हियरिंग मतलब लॉस वाले बच्चे जो है वो कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे श्रवण दोष के बहुत सारे कारण जो हैं वो आपको दिए गए हैं।
ठीक है। तो आपने ये सारे कारण पढ़े होंगे, तो मैं इस पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगी, क्योंकि प्रीनेटल कॉजेज़ क्या हैं तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि समझाने वाली हों, ठीक है। कुछ चीज़ें समझाने वाली रहती हैं तो मैं आपको कुछ खुद ही बता देती हूँ, लेकिन जो भी बच्चे जो कि गूगल मीट पे लगातार हमसे पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी जो है वो आप लोग पढ़ चुके हैं, और आपने जो है वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी मैं आपके साथ कवर कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे श्रवण दोष के कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य कारण हैं जो आपके साथ जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो इन महत्वपूर्ण और मुख्य कारणों को जो है वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि जो जैसे परिवार में किसी को है और वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस तरह के जो श्रवण दोष होते हैं ये भी रीज़न होते हैं कि अगर परिवार में किसी को है और वो धीरे धीरे बच्चे को हो जाता है, तो ये अनुवांशिक रूप से होने वाला श्रवण दोष होता है। उसके बाद कुछ वायरस होते हैं, जैसे सिटोमेगेलस वायरस होता है, इसके कारण भी श्रवण दोष होता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो ये एक खतरनाक आपका वायरस होता है जिसकी वजह से बच्चे में श्रवण बाधिता जो है वो आपकी हो जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मध्यकर्ण के संक्रमण से भी जो श्रवण दोष होता है वो हो जाता है। मध्यकर्ण में अगर किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाता है और अगर उसके सही तरीके से इलाज नहीं किया जाएगा, उसके कारण भी आपका श्रवण दोष हो सकता है। देखिए अभी पीछे जो भी कारण थे, जैसे प्रीनेटल, पोस्टनेटल, नेटल, तो ये सब जनरली हर डिसेबिलिटी के कारण होते हैं, लेकिन अभी जो आप मेरे साथ कारण डिस्कस कर रहे हैं ये मुख्य रूप से श्रवण बाधिता के कारण हैं, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि बताइए ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, कुछ समान परिस्थितियों एवं बीमारियाँ जैसे पिन्ना का लाल या पीला हो जाना, कान में तेज़ दर्द का होना, साथ में बुखार होना, कभी कभी कान के पर्दे का लाल हो जाना। तो इन संक्रमण के शुरुआत में इन्हें हम प्रारंभिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें लगातार हो रही हैं तो और रुक रुक कर मतलब बार बार ये चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें हम दीर्घ ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसकी वजह से पिन्ना लाल हो जाए, कान में दर्द हो, ठीक है, बार बार बुखार आ रहा हो, कान का जो पर्दा है वो बिल्कुल लाल हो जाए। तो ये जो संक्रमण होते हैं, इसी तरह के संक्रमण को हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। अगर ये प्रारंभिक है तो इसे हम प्रारंभिक ओटाइटिस मीडिया मतलब शुरुआती लक्षण है तो प्रारंभिक ओटाइटिस मीडिया। लेकिन अगर ये चीज़ें बार बार हो रही हों और बार बार जो एक लंबी समय तक हो तो इसे हम दीर्घ ओटाइटिस मीडिया जो है वो हम कहते हैं। और अगर इस पर नियंत्रण नहीं होगा, जैसे कान बार बार बहता रहेगा, उसमें मवाद रहेगा और बार बार पिन्ना लाल मतलब जो पिन्ना है वो लाल हो जाए या कान का पर्दा है वो लाल हो जाए और इस पर कोई नियंत्रण ना हो और ये लंबे समय तक चले, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो कान होगा वो ख़राब हो जाएगा और वो चीज़ों को नहीं सुन पाएगा। तो तालू का कटा या फटा होना ये भी एक विकृति का कारण बनता है, जिससे बच्चा नहीं सुन पाता है। शोरगुल भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अगर बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा तीव्रता की ध्वनि बच्चे के कान पर पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा विस्फोट हो जाए आसपास या कोई भी ट्रक की बहुत ज़्यादा लाउड की आवाज़ बच्चा सुन ले, छोटा बच्चा है और बहुत ज़्यादा लाउड की आवाज़ वो सुन लेता है, तो हो सकता है कि श्रवण दोष हो जाए उसके अंदर। और मस्तिष्की ज्वर ये भी एक रीज़न होता है कि अगर शिशु छोटे बच्चे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाए या मस्तिष्की ज्वर जो ऑडिटरी नर्व होती है, ठीक है, वो प्रभावित हो जाए, जिससे बच्चे को जो सुनने वाला क्षेत्र है वो प्रभावित हो जाता है और बच्चा नहीं सुन पाता है। तो ये कुछ रीज़न हैं और जो कि आपकी श्रवण बाधिता के आपके कुछ महत्वपूर्ण रीज़न हैं, आपको इन पे याद रखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका ओटाइटिस मीडिया होता है। ओटाइटिस मीडिया 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा श्रवण बाधिता के कारणों में। तो ये आपका यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूँगी, जिससे इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपने मेरे साथ थ्योरी पढ़ रखा है, अब मैं इसके क्वेश्चन भी जो है वो आपके साथ लेकर आऊँगी, जहाँ पे आप मेरे साथ उन सारे क्वेश्चनों को कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगी। आपको सीरीज़ पसंद आए और मेरा ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जितना ज़्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा ही मोटिवेटेड होकर मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर पाऊँगी। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।